अब एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर के मैं एक नए टॉपिक को अब स्टार्ट करता हूं और वो टॉपिक है मानक एवं मानकीकरण। ठीक है, तो क्या है ये, इसके बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली मानक क्या है, इसका डेफिनेशन आप यहाँ पर हम देख सकते हैं। मानक के बारे में ये क्या है, पूरा का पूरा मानक का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जानना जरूरी है क्योंकि उसके अनुसार ही हम चीज़ों को अच्छी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। किसी राशि का मात्रक या उसका इकाई मान किसी उत्पाद का आकार प्रकार का एक निश्चित निर्धारित मान मानक कहलाता है। जैसे लंबाई एवं द्रव्यमान के मानक मात्रक क्रमशः मीटर एवं किलोग्राम है। ठीक है, तो मानक बेसिकली क्या है, किसी भी वस्तु या किसी भी राशि को नापने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे मापक कहते हैं। और उसी में एक आता है मानकीकरण। मतलब क्या, एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म समझ सकते हैं आप। जैसे कि आप समझ सकते हैं कुछ ऐसी इकाई है, ऐसे SI मानक हैं जिसके तहत हमको सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि वो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। मानकीकरण क्या है, मानकीकरण है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली मानकीकरण, इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ने भारत में मानकों के निर्धारण को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI के अनुसार आरंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। मतलब कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो वो आपको सही माप का मिले, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसके तहत आपको कोई चीज़ दिया जाए तो उस मानक से, उस मानकीकरण से आपको माप कर दिया जाए ताकि आपको सही चीज़ें सही समय पे मिले। मानकों के निर्धारण का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। और यदि आपको चीज़ें सही मिल रही है, सही मात्रा में मिल रही है, जितना का आपने डिमांड किया उतना क्या आपको सही मात्रा में मिल रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं एक संस्था, एक SI के अनुसार चलता है। और इस पूरे मानकों के निर्धारण का कार्य ही मानकीकरण कहलाता है। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने उत्पाद SI मानकों के अनुसार तैयार करते हैं उन्हें SIO 9000 का मानक प्रदान किया जाता है। तो बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं समझूं कि आपको कोई चीज़ 1 kg खरीदना है, 1 किलोग्राम खरीदना है, तो आप उस वस्तु को कैसे, उसके भार को, उसके वजन को कैसे आप नापेंगे। आपको वाट का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे 1 किलो के बटखरा जिसको वाट बोलते हैं उसका यूज पड़ेगा, तो आपको उसका प्रयोग करना है। तो वो जो है, जो वाट बनते हैं वो काफ़ी सभी मानकों पर खरा उतरता है और तभी उसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग सुनते भी होंगे कभी कभी 1 kg के जगह पे 900 ग्राम दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो सही मानक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये है हमारा मानकीकरण का पूरा प्रोसेस। इसी तरह से हम देख सकते हैं अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सुरक्षा। अगला टॉपिक से जो हम देख सकते हैं सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन। मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्री, घर, कहीं भी आप यदि काम कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रीशियन तो आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखने हैं उसके बारे में जानना होगा। और कहीं कहीं बोर्डों पर आप देखिएगा बहुत सारा, आप सड़क पर चलते किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री, किसी विद्यालय, किसी कॉलेज में आप जाइएगा तो कहीं कहीं आपको कुछ सिंबल दिखाई देंगे, कुछ साइन दिखाई देंगे। उसका मतलब क्या है वो हम जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सुरक्षा चिन्ह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आदेशात्मक चिन्ह। ठीक है, इसका आकार गोल, रंग नीला, वे चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। जैसे आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनना, सिर की सुरक्षा के लिए टोपी पहनना, ये अनिवार्य चिन्ह कहलाते हैं। मतलब ये जो चिन्ह है आदेशात्मक चिन्ह, ये एक अनिवार्य चिन्ह कहलाते हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसका आकार गोलाकार होना चाहिए। तो मतलब क्या, गोलाकार के जहाँ भी आपको सिंबल मिलता है तो वह होता है आदेशात्मक
चिन्ह। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आदेशात्मक चिन्ह के जो उसका आकार होता है वो कैसा होता है। तो आप बोल सकते हैं कि गोलाकार के वो अंदर होता है, रंग में नीला होता है और सफ़ेद रंग का होता है। तो नीला यहाँ क्या है, यहाँ आपको ब्लैक दिख रहा होगा, तो बेसिकली ये नीला और सफ़ेद रंग के लोगोज बने होते हैं, साइन बने होते हैं, जो कि जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ सिंबल को यहाँ पे क्या है। तो सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको सिंबल दिखाऊं तो देखिए मैंडेटरी साइन कुछ ये हैं, अनिवार्य चिन्ह जिसको बोलते हैं। मैं इसे यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है कि वियर हेड प्रोटेक्शन, हेड मतलब क्या, आपको आपके सर का सुरक्षा जरूरी है, इसीलिए उसके लिए इस तरह के सिंबल मिलेंगे। आई, वियर आई प्रोटेक्शन, चश्मा यदि आपको पहना, कोई ज्वलनशील चीज़ या कोई प्रकाश बहुत ज़्यादा वहाँ से निकल रहा हो, इसे वेल्डिंग करते समय जो हम देखते हैं उसमें आपको जो सिंबल वहाँ लगा होगा इंडस्ट्री के बाहर, वो इस तरह के सिंबल लगे होंगे। यदि वियरिंग हियरिंग प्रोटेक्शन, आपको आपके कानों के लिए यदि कुछ ज़्यादा नॉइज वाले जगह हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कान के प्रोटेक्शन के लिए आपको इस तरह के सिंबल बने होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल हैं। उसी तरह से एक है सिंबल, देखिए यहाँ पर आप एक और सिंबल है आपका बियर फुट प्रोटेक्शन, जूता यदि कोई आप कहीं दलदल के जगह में या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ की बिजली का प्रयोग हो रहा है, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा हो, तो वहाँ उस जगह में इस तरह के बियर फुट प्रोटेक्शन होते हैं। तो इस तरह का सिंबल दे सकते हैं। नेक्स्ट है बियर हैंड प्रोटेक्शन, हैंड ग्लव के बारे में भी आपने सुना होगा कि हैंड ग्लव क्यों जरूरी है, क्यों पहनना चाहिए। तो इस तरह के आपको मिलेंगे। बियर रेस्पिरेशन मतलब यदि कहीं पर हानिकारक गैसीय पदार्थ का इंडस्ट्री हो या कोई हानिकारक गैसीय पदार्थ बाहर में स्रावित हो रहा हो, तो आपको इस तरह के सिंबल मिलेंगे जो कहता है कि आपको मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से हमारा और भी सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर है, वो है बियर सेफ्टी हार्नेस बेल्ट, यूज गार्ड, जो आप हेड पे जो गार्ड पहनते हैं, यूज एडजस्टेबल गार्ड, वॉश हैंड मतलब क्या, आप किसी इंडस्ट्री किसी फैक्ट्री में काम करने के बाद अपने हाथों को धोइए और अच्छे से धोइए, और उसी का ये सिंबल दिया हुआ है। तो इस तरह से ये सिंबल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसी तरह कुछ और भी चिन्ह होते हैं, जैसे कि जो आपको पूरी तरह से निषेध होता है, पूरी तरह से आपको मनाही होती है उस चीज़ों की, उसके लिए भी सिंबल है। जैसे नो स्मोकिंग जोन मतलब आपको किसी भी तरह का स्मोक नहीं करना है उस एरिया में जिस एरिया में आप काम कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहला है स्मोकिंग नेकेड फ्लेम प्रोहिबिटेड मतलब क्या, इस तरह के सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली जहां आप काम कीजिएगा वहां पे भी नो स्मोकिंग जोन होगा तो आपको ये सिंबल मिल सकता है। सिमिलरली आपको इन्फॉर्मेशन साइन भी मिलता है। आपको किसी तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस तरह के सिंबल आपको दिखेगा, जहां ये बताया जाएगा कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको यहां से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं कुछ आगे की ओर। अब आगे का टॉपिक क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हमारा है, हाँ, तो पहले आदेशात्मक आपने चिन्ह देखा। अब सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर चेतावनी चिन्ह मतलब वार्निंग साइन, वार्निंग साइन देखेंगे, सूचना के चिन्ह देखेंगे, इन्फॉर्मेशन साइन देखेंगे। उसी तरह से उसके बाद तो ये बेसिकली हम यहाँ पे 3-4 चिन्ह देखे। ठीक है, तो इसमें अभी हम बात करेंगे चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। देखिए यहाँ पर इसका आकार त्रिभुज के समान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि चेतावनी चिन्ह किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर किस तरह के होते हैं, चेतावनी में त्रिभुज के समान होते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसका रंग पीला तथा बॉर्डर के चिन्ह काले रंग के होते हैं, जिसका अभिप्राय खतरा, चेतावनी, वे भय
है, जैसे आग की खतरा, बिजली का खतरा। मतलब आपको बिजली या आग का खतरा का सिंबल कहीं दिखे तो आप नोटिस कीजिएगा, वहाँ जो होगा त्रिभुज के समान का आकार होगा, इसका रंग पीला होगा तथा बॉर्डर जो है वह चिन्ह काले रंग के होंगे। तो ये 3 सिंबल है जो आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है सूचना चिन्ह। ठीक है, तो देखिए सूचना चिन्ह क्या कहता है, थोड़ा इसको हम लोग जानते हैं सूचना चिन्ह के बारे में। सूचना चिन्ह इंफॉर्मेशन साइन, यह वर्गाकार मतलब स्क्वायर के फॉर्म में ये होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। मतलब क्या, सूचना के जो चिन्ह होंगे वो स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। इसका बैकग्राउंड दूरी तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। इसका अभिप्राय सुरक्षा संबंधित संकेत देना होता है, जैसे प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड आदि। मतलब इस तरह के सूचना के चिन्ह आपको मिलेंगे बेसिकली वर्गाकार में। तो आप देख सकते हैं आदेशात्मक जो चिन्ह थे वो क्या था, वो था गोलाकार। ठीक है, उसके बाद हमने देखा चेतावनी, तो आपने देखा किसमें था, त्रिभुज में था। उसी तरह से सूचना का जो था वो किस तरह में, वर्गाकार। तो इस तरह के सिंबल को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बिजली का काम करते समय IS 5216 5216 अनुसार सामान्य सावधानियां का वितरण निम्न प्रकार है। मतलब जो हमारा टॉपिक है बिजली के काम करते समय जो हमारे दिशा निर्देश है किसके अनुसार, SI के अनुसार, SI 5216 के अनुसार जो दिशा निर्देश है उसे देखेंगे कि किस तरह से दिशा निर्देश दिया गया है। तो आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि बिजली का काम करते समय IS 5226 के अनुसार समान सावधानियां का विवरण निम्न प्रकार है। तो क्या है सावधानियां, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है वर्कशॉप के अंदर ढीले कपड़े जैसे कि धोती, कुर्ता, पजामा इत्यादि पहनकर बिजली तथा मशीन के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। मतलब ढीला कपड़ा आपको नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो फंसने का और उससे खतरा की संभावना ज़्यादा होता है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है वो है बिजली के झटके से आसानी से बचा जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी से बिजली हानि दे सकती है। मतलब कि थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो बिजली आपको बहुत खतरनाक और काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए जब भी आप बिजली के काम कर रहे हैं तो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ आप काम को करें। तीसरा पॉइंट हम दे सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नंगे पैर काम ना करें, नंगे पैर काम ना करें। यदि रबर के जूते पहनकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखने वाली है। तो चौथा पॉइंट देखिए हमारा क्या है, चौथा पॉइंट जो है वो है यदि कोई व्यक्ति बिजली की तार से चिपक गया हो और स्विच पास में नहीं हो तब उस समय उस तार को किसी इंसुलेटिंग प्लायर से काट दे, स्विच के पास और ऑफ कर दे। मतलब क्या, किसी को यदि झटका लगा है, वो किसी चालक के साथ चिपक गया है करंट के कारण, तो उसे इंसुलेटिंग वायर मतलब कुचालक के साथ उसे अलग करना चाहिए और स्विच को बंद करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हमारा पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, इसी तरह से हमारा पांचवा पॉइंट भी है, तो वो हम देख सकते हैं टावर या पोल पर काम करते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये एक इलेक्ट्रीशियन के लिए, जब भी आप टावर पे काम करें तो सुरक्षा बेल्ट होनी ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जब सीढ़ी का प्रयोग करें तो एक सहायक अवश्य रखें जिससे सीढ़ी को फिसलने से रोका जा सके और औजारों आदि का बिजली का आसानी से सहायता से पकड़ सके। सातवां पॉइंट है हमेशा स्विच में फेज वायर का पॉजिटिव से कंट्रोल करना चाहिए, फेज वायर या पॉजिटिव को कंट्रोल करना चाहिए। आठवां पॉइंट, किसी भी लाइन को सप्लाई के साथ जोड़ने से पहले यह देख लेना चाहिए कि कोई अन्य व्यक्ति उस लाइन पर काम तो नहीं
कर रहा है। मतलब कहीं आप स्विच दे रहे हैं, लाइन सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ देखना होगा कि उस लाइन पे कोई इलेक्ट्रीशियन कोई और उस पर काम तो नहीं कर रहा है। ये बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फ्यूज वायर को लगाने से पहले स्विच बंद करना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस की बात है ये कि आप जब भी फ्यूज ठीक करते हैं, फ्यूज लगाते हैं, तो आप क्या करना चाहिए, पहले स्विच ऑफ करके ही काम करना चाहिए। चौथा नंबर टेबल फैन। 10 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। 10 नंबर जो हमारा है वो कुछ इस तरह से पॉइंट उसमें बताया गया है। टेबल फैन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से पहले उसके सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक काम को करने से पहले आप पूरी सावधानी के साथ स्विच को देख लें। यदि कोई काम आप कर रहे हैं तो उस स्विच को पूरी तरह से बंद करें, उसके बाद ही उसे ठीक करें या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं। हमारा 11वां पॉइंट आप देखिए क्या है। 11वां पॉइंट वो है फ्लेक्सिबल वायर को खींचकर कभी प्लग पॉइंट से अलग नहीं करना चाहिए। मतलब क्या, तार को प्लग के पास जा कर के आपको स्विच ऑफ करके प्लग को खींचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि स्विच ऑन ही होता है और हम क्या करते हैं कि तार को खींचकर प्लग को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। 12वां पॉइंट देखिए आप क्या है। 12वां पॉइंट है किसी भी कंडक्टर में सप्लाई उस समय तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि यह विश्वास नहीं हो जाए कि वह बिल्कुल ठीक है और वहाँ पर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। 13 पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को बिना आवश्यकता के नहीं छूना चाहिए। यदि ज़रूरत नहीं है तो आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉलेशन को नहीं छूइए। जब कभी बैटरी को चार्ज करना हो तो उस समय उस कमरे के सभी खिड़की खोल देने चाहिए। कभी भी बंद कमरे में बैटरी को चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। 15वां पॉइंट आप देखिए क्या है। इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय एसिड को पानी तेजाब से, न कि पानी को तेजाब में। ठीक है, मतलब यहाँ ये बोला इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप तैयार करते समय आप ध्यान रखना है कि एसिड को पानी में डालें। एसिड को बूंद बूंद करके कहाँ डालें, पानी में डालें। ना कि पानी को एसिड में। पानी को आप एसिड में नहीं डालें क्योंकि ये बहुत बड़ा रिएक्शन दे सकता है और काफ़ी ज्वलनशील और स्मोक पैदा कर सकता है कि जो कि बहुत ही जानलेवा भी सिद्ध होता है कभी कभी। तो इस बात को ध्यान रखना है। तेजाब को पानी में डालना है, वो भी बूंद बूंद जब इलेक्ट्रोलाइट आप तैयार कर रहे हो। पानी को तेजाब में नहीं डालना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आग लग जाने पर चालू लाइन और बिजली के उपकरण पर पानी ना फेंके। मैंने ये बात बहुत बार डिस्कस किया है कि लाइन पर, यदि लाइन के कारण यह वायर, किसी वायर में आग लग जाए और वो उसका कारण बिजली हो तो कभी भी आप पानी उस पर ना फेंके। 17 पॉइंट है हमेशा अर्थ कंडक्टर संतोषजनक होने चाहिए। मतलब क्या, अर्थिंग जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको रखनी चाहिए। 18वां पॉइंट देखिए, जब तक विश्वास न हो जाए कि ओवरहेड लाइट बंद है अथवा अच्छी तरह से अर्थ है तब तक लाइन को नहीं छूना चाहिए। मतलब ये सब बातों को आपको ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो एक थोड़ी सी गलती बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के स्विच के गियर के साथ छेड़छाड़ न करें। यह यंत्र आपकी सुरक्षा के लिए है। मतलब किसी प्रकार का स्विच यदि दिया गया है और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किया गया है और वो स्विच गियर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 20वां पॉइंट, 20 नंबर के पॉइंट जो है बिजली की वेल्डिंग की तरह। यहाँ देखिए आप, बिजली की वेल्डिंग की तरह बिना उचित चश्मा पहने नहीं देखना चाहिए। जब भी वेल्डिंग हो रहा चश्मा पहनना चाहिए। बिजली का काम हमेशा मान्यता प्राप्त कुशल कारीगर से ही कराना चाहिए। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में तेल या फिसलने वाली वस्तु फर्श पे नहीं बिखरी होनी चाहिए। तो इन सब प्रिकॉशन मेजर के साथ आपको ध्यान रखना होता है जब आप एक इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे होते हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा आपका जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप देखिए क्या है अगला टॉपिक। वो टॉपिक है आपका
बिजली का शॉक लगने पर मनुष्य के शरीर पर प्रभाव। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का। देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। यदि बिजली का करंट ब्रीदिंग सेंटर से गुजर जाए तो एकदम सांस आना बंद हो जाता है। अगर ये ज़्यादा तगड़ा नहीं है तो सांस चालू हो जाता है। यदि बनावटी साधनों से काफ़ी मात्रा में हवा पहुंचा दी जाती है, रोगी बहुत सफ़ेद और नीला पड़ सकता है। उसकी नब्ज या जो बंद हो जाती है वह बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। उसके शरीर पर जले का निशान होते हैं। कभी कभी रोगी का शरीर काफ़ी अकड़ जाता है। मतलब जब किसी को बिजली का शॉक लगता है तो ये परिणाम हो सकते हैं। तो आपको इसीलिए जब भी बिजली का काम करें तो काफ़ी ध्यान रखें इन सब बातों का। हमारा टॉपिक लास्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, वो है मानव शरीर का रेसिस्टेंस और उसमें बह सकने वाले करंट की मात्रा। मतलब ये है कि आपके शरीर में कितना प्रतिरोधक क्षमता है, कितना प्रतिरोध है और आप कहाँ तक सह सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे जानेंगे। और कितना एक आदमी के मनुष्य में कितना करंट जा सकता है और कितना उसमें रेसिस्टिविटी होता है, कितना उसमें रेसिस्टेंस होता है। देखते हैं क्या है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट मानव शरीर के रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे। मानव शरीर का रेसिस्टेंस निर्भर करता है कि शरीर कितना सूखा है। अगर शरीर पूरी तरह से गीला है तब रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। मतलब यदि शरीर में आपके पानी होते हैं तो रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, अथवा ये लगभग 100 ओम तक कम हो जाता है। इसके विपरीत शरीर यदि सूखा रहता है तो यह आप देख सकते हैं 1 लाख ओम मतलब 1 मेगा ओम तक, 10 मेगा ओम तक बेसिकली क्या होता है यहाँ पर आपके शरीर में जो होंगे प्रतिरोधक क्षमता होता है। यदि आपका शरीर सूखी हालत में होता है, यदि आपके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं है, शरीर में मात्रा कितनी होगी वह इस बात पर निर्भर करता है कि सप्लाई एसी या डीसी है, किस तरह के करंट आपको लगा है और किस तरह का सप्लाई आपके शरीर में गया है, उस पर निर्भर करता है पूरा का पूरा रेसिस्टेंस। ठीक है, एसी सप्लाई अधिक खतरनाक है। ठीक है, एसी सप्लाई अधिक खतरनाक है, इसको आपको ध्यान रखना है। परंतु इसके विपरीत शरीर में दर्द होता है अगर करंट की मात्रा 200 मिली एम्पेयर हो जाए। यदि करंट की मात्रा 200 मिली एम्पेयर हो जाए तब शरीर जलेगा और इसके बाद हृदय काम करना बंद कर देगा और आदमी मर भी सकता है। तो ध्यान रखें कि कितना खतरनाक बिजली हो सकता है। तो आपको पूरी सावधानी के साथ काम करना चाहिए, प्रिकॉशन मेजर लेने चाहिए। आपको बहुत सारे तरह के प्रिकॉशन जो मेजर होते हैं, जो सिंबल है, जो गाइडलाइंस है, उसके अनुसार काम करना चाहिए और आप सुरक्षित होकर के एक इलेक्ट्रीशियन एज ए इलेक्ट्रीशियन काम कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और जब आप धीरे धीरे बातों को ध्यान में रखेंगे तो वो आपके हैबिट में, आदत में आ जाएगी और आप कंफर्टेबली किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या फिर उद्योग में आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपके सेकेंड चैप्टर के साथ और वो दूसरा चैप्टर क्या होगा, उसमें क्या टॉपिक है, वो सब हम आपको 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप अपना नोट्स भी तैयार कीजिए। साथ ही साथ जहां आपको लगता है कि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और ज़रूर अपने क्वेश्चन को पूछते रहें, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे आपका डाउट उतना क्लियर होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।